हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हम अपने इकोनॉमिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ फिर से मौजूद हैं आपके पास। तो हम जैसे कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, अभी हम थर्ड लेक्चर में आ गए हैं। और जो थर्ड लेक्चर है इट्स अबाउट बेसिक कंसेप्ट। और इकोनॉमी के क्वेश्चन ही हम फर्स्ट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इकोनॉमी एक कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे 23 से 29 तक क्वेश्चन हर साल आते हैं यूपीएससी में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका तो आपको क्वेश्चंस देख के ही पता चल जाना चाहिए। और इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो तो हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख के ही पता चलेगा। इसलिए हमने सबसे पहले जो सीरीज शुरू की है वो इकोनॉमिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ही सीरीज शुरू की है। इसके बाद हम 300 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अलावा। तो आप हमसे आई विल चैनल से जुड़े रहिए, तो नए नए क्वेश्चंस करने के लिए और नए नए लेक्चर्स की सीरीज़ देखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। इसमें बोला गया है कि डिस्पाइट बीइंग हैविंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कि हमारी हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट, अगर कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, हमारी सेविंग भी बढ़ रही है, हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो जो ये कैपिटल और आउटपुट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो ये होती है कि पर यूनिट आउटपुट निकालने के लिए हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, पर यूनिट आउटपुट के लिए हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रही है बट आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है, आउटपुट कम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये होती है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। और अगर कैपिटल हमारी लो इन्वेस्ट हो रही है और हमारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लो कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या है इसमें से, तो ये हो जाएगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। पॉपुलेशन डेंसिटी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ़ ए कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई कमोडिटी को गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है तो इससे क्या होता है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले इसमें बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेयर पब्लिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्या होता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है हमने कोई डिसीजन लिया, या फिर मतलब हमारे पास कोई 2 ऑप्शंस थे, हमने ये ऑप्शन चूज़ किया, तो इस ऑप्शन को चूज़ करने के कारण इस ऑप्शन का जो हमें आउटपुट मिलना था उससे हम चूक गए, या तो इकोनॉमिक कॉस्ट या जो भी कॉस्ट, इससे हम चूक गए, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी और हम इससे इतना कमा सकते थे, हमारे इतना फ़ायदा हो सकता था, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पूछा है इसने, क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री, अगर कोई सामान सरकार पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड कर देती है, तो मतलब किसको, किसी कमोडिटी को पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड कर देती है, तो क्या होगा, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। देखो, अगर गवर्नमेंट इस सामान को फ्री में प्रोवाइड नहीं करती तो क्या होता, आपको किसी एमआरपी पे या किसी चीज़ पे वो चीज़ मिलती। ठीक है, अगर किसी एमआरपी पे वो चीज़ मिलती तो गवर्नमेंट के पास क्या जाते, टैक्सेस जाते। तो गवर्नमेंट को क्या होता, उस टैक्स का क्या करती गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती, कैपिटल एसेट्स बनते, सारी पब्लिक का फ़ायदा होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। अभी उसने क्या किया है, ये सामान फ्री में दे दिया है। अगर ये सामान फ्री में दे दिया है तो ये जो फ्री है, ये जो फ्री है, ये गवर्नमेंट के पास इस फ्री देने का पैसा आया कहाँ से, वो भी तो जो पब्लिक है उसकी ही टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसी से तो वो इन्वेस्ट हुआ, टैक्स पेयर्स की मनी ही तो उसमें लगी। तो वही है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं है, इग्नोर्ड भी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स। अगर वो पैसे में देते तो वो किस पे आता, कंज्यूमर पे आता, जो उसको कंज्यूम कर रहा है उस पे आता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, टू दी टैक्स पेयर्स पब्लिक, जो ये पब्लिक है जिसने टैक्स दे के जो उसके पास आया था, उस गवर्नमेंट ने उसको फ्री में प्रोवाइड कर दिया, तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये टैक्स पेयर पे चला गया, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स। वेंचर कैपिटल होती है कि जिसमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और वो स्टार्टअप्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाद में वही जो है उनके शेयर्स को खरीद लेते हैं, या फिर दे गेट देयर ओनरशिप स्टेक्स
इन दीज स्टार्टअप कंपनीज इन विच दे इन्वेस्ट। ओके, तो और मेनली जो ये इन्वेस्ट करते हैं ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में करते हैं, या फिर हाई टेक्नोलॉजी, या फिर जैसे कि आईटी हो गया, बायोटेक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो। तो वेंचर कैपिटल वही होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वही होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल नहीं, मैंने भी बताया लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल ये होते हैं। फोर्थ है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक से हमें लोन इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हमें जो लोन्स हैं वो क्या मिलेंगे, कम इंटरेस्ट पे मिलेंगे। मतलब लोगों के हाथ में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो जो है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। तो हम देख रहे थे इंटरेस्ट रेट उसने क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया है। तो क्या होगा, डिक्रीज दी कंजप्शन। देखो कंजप्शन तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होएगा। इंक्रीज दी टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यस, ये है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टोटल सेविंग, सेविंग नहीं, वो जो एक्सपेंडिचर ही करेंगे। पब्लिक का, मिडिल क्लास का यही होता है, जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी एक्सपेंड करती है मनी को, एक्सपेंडिचर करती है उनको। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ़, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर ही होगी अगर, मतलब जरूरी होनी है, कैसे। फर्स्ट है, देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो इसने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स, किसी कंट्री एक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। कब, जब वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। कैसा हो सकता है, वर्ल्ड में अगर रशिया कुछ बना रहा है तो उससे इंडिया को थोड़ी ना बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, उससे थोड़ी ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ होगी। देयर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, तो पॉपुलेशन ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है। ठीक है, सीधी बात है। देन देयर इज़ कैपिटल फॉर्मेशन, अगर वहाँ पे कैपिटल एसेट बनते हैं तो बाद में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो वो इन्वेस्ट भी, तो वो बाद में इनकम भी क्रिएट करेंगी, और बाद में इनकम क्रिएट करेगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो येस, दिस कैन हैपन। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी में बढ़ रहा है, आपकी कंट्री में तो नहीं बढ़ रहा ना, तो वही है, अगर ट्रेड आपकी कंट्री में बढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ है। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है वो है आप कंसेप्ट को कैसे समझ रहे हैं, आप कैसे इंटरलिंक कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो उसी चीज़ पे बेस है। स्पेक्यूलेटिव हैं कुछ चीज़ें कि मतलब आपको थोड़ा एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो आपने एक ग्राफ देखा होगा शायद, मेरे ख्याल से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सब ने ही देखा होगा ये वाला ग्राफ। मैं शायद अच्छे से नहीं बना पाई इसको। ये है हाई बर्थ हाई डेथ, ये है हाई बर्थ लो डेथ, कुछ ऐसा है, और ये है लो बर्थ लो डेथ। ठीक है, ऐसा है, ऐसे जो है ना ये चलती है, ऐसे चलेगा ये। तो इसने बोला है स्टेजेस बतानी है हमें, पहले से लास्ट तक कौन सी जाएंगे। तो सबसे पहले हाई बर्थ हाई डेथ वाली सेकंड सबसे पहले आएगा, एक में ही है सेकंड पहले, तो आ गया आंसर हमारा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इसमें पूछा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो ग्राफ है ये दिया हुआ है, आप जाके देखना। अब आ गया सेवंथ क्वेश्चन। माइक्रो फाइनेंस इज ए प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। द सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर। देखो इसमें क्या बोला गया कि माइक्रो फाइनेंस है क्या, माइक्रो फाइनेंस जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मेजर पॉलिसी है। ठीक है, इसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है, सेविंग, इंश्योरेंस सब कुछ दिया जाता है ताकि जो अनबैंक्ड हैं उनको बैंक किया जा सके। माइक्रो फाइनेंस उन्हीं के लिए स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, सेविंग फैसिलिटी, या फिर जो अनबैंक्ड हैं रूरल एरियाज़ में उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने। और बैंकिंग फैसिलिटीज़ में क्या होती है, उनको लोन भी मिल सकता है, वो सेव भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी उनको प्रोवाइड हो सकता है, और फंड ट्रांसफर भी वो कर सकते हैं इधर से, तो उसको बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मेन स्टेप है, मेन पॉलिसी है, सॉरी स्टेप और पॉलिसी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यह होता है सेवंथ क्वेश्चन। नाउ वी कम एट एट्थ क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड एन इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोबस्कैन गेव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन डेक्स 2019 स्कोर। व्हाट इज दिस स्कोर, हमें बताना है कि ग्रीन डेक्स क्या स्कोर है, किस चीज़ के बारे में है ये ग्रीन डेक्स स्कोर। तो जो ग्रीन डेक्स जो ये स्कोर है ये है कि हर एक कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल मैनर में कितना बिहेव करते हैं। बिहेवियर है, कंज्यूमर के बिहेवियर को ये मेज़र करता है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कितना है उनके कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको बोलते हैं ग्रीन डेक्स। ये इस चीज़ को मेज़र करता है।
ठीक है, ये है कि ये किस चीज़ को मेज़र करता है, तो ये इस चीज़ को मेज़र करता है। अब आ जाते हैं हम, अब आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे इंडेक्स भी आए हुए हैं पेपर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो वो भी यूपीएससी पूछ लेती है कई बार। तो अब हम जाते हैं 9th क्वेश्चन में। इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में दोबारा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, तो इंडिया को मतलब कुछ काम या कुछ एक्शंस जो इम्यूनिटी देंगे या इंडिया की इकोनॉमी को उस क्राइसिस से होने से बचाएंगे, तो क्या होगा। देखो, अगर कहीं पे भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो जो कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर है ना, वो अपनी मनी को लेके भाग जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है, कि वो अपने पैसे को लेके भाग जाते हैं, कहीं पैसा डूब ना जाए, क्योंकि क्राइसिस आई हुई है, हर सब कंपनियों में पैसा डूब ना जाए, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अगर उनको मान लें इंडिया में क्राइसिस आ गई, तो अगर बाहर उनको कहीं अच्छी प्रॉफिट मिल रहा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, अपने पैसे को बाहर ले जाएंगे, तो भाग जाएंगे यहाँ से लेके। तो वही है, हमें ये देखना कि कौन सा नोट, फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नोट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। देखो क्या ये सही है, नॉट बोरोइंग ऑन शॉर्ट, अगर बाहर वाले शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हो, शॉर्ट टर्म में जब पैसे लगाते हो तो उसको शायद उसको एफपीआई भी बोलते हैं, ठीक है। जब 10% से कम अगर हमारा पैसा लगता है किसी कंपनी में तो उसको एफपीआई बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म है, फॉरेन बोरोइंग है। तो इस पर अगर हम ना डिपेंड हो, ये सही बात है, अगर हम बाहर की शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे ना डिपेंड हो तो वो जल्दी, तो अगर हमारे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएंगे तो वो बहुत लेट भागेंगे। अगर वो हमारे शेयर, मतलब हमारे शेयर से खरीद लेती है कोई कंपनी, तो वो भागेगी बहुत, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट कमाने की सोचेगी वहाँ से, ठीक है, वो कम भागेगी। तो जो कम पैसा लगाते हैं वो जल्दी भाग जाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर हम उस पर डिपेंड ना हो तो हमारी इकोनॉमी बची रह सकती है। ओपन अप टू मोर फॉरेन ब्रांचेस, हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बैंक्स खोलें, तो ऐसा तो नहीं है, फॉरेन बैंक्स तो भाग जाएंगे अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखा तो सीधी बात है, 2 तो है नहीं, तो 2 तो सब में ही कट गया, तो फर्स्ट ही रह गया, तो इसका आंसर हो जाता है 1। और एक है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो ये है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मेंटेन करना। देखो इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में नहीं है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। एक कमेटी बनी थी SS तारापुर कमेटी, एक कमेटी बनी थी SS तारापुर कमेटी 1997 में। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो इंडियन रुपी है ना, वो फुली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में हमारा जो रुपी है वो फुली कन्वर्टेबल है, लेकिन फुली कन्वर्टेबल नहीं है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। अगर हम तो, और इसी के लिए कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसी के लिए एक SS तारापुर कमेटी बनी थी 1997 में, और उसने बोला था कि इंडिया फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर सकता है, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस बताई थी कि अगर ये कंडीशन होंगी तभी इंडिया को फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करनी चाहिए। जैसे कि अगर आरबीआई के पास 6th मंथ का फॉरेक्स है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक आरबीआई के लिए लगाई थी। एक था कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.5% से ज़्यादा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा 3.5 से ज़्यादा नहीं है। एक है इन्फ्लेशन जो है हमारा 3 to 5 से ज़्यादा नहीं है, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 3 to 5 के बीच में ही है। और जो 4th कंडीशन रखी थी वो बोली थी कि बैंक्स के जो एनपीए हैं 5% ऑफ देयर टोटल एसेट्स नहीं होने चाहिए। बैंक्स के एनपीए 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एनपीए जो है बैंक्स के वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 कंडीशन लगाई थी कि आप तभी ये कर सकते हो, लेकिन वही है उसके बाद ऐसी चारों कंडीशन फुलफिल हुई ही नहीं। तो इंडिया में अभी तक तो ये चीज़ नहीं हुई है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं हो। अगर हम कर देते तो बहुत जल्दी भाग जाएंगे भाई, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर उसे शेयर्स में भी पैसे लगाते तो जल्दी भाग सकते हैं निकल के, तो ऐसा तो इंडिया में करेंगे नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बचेंगे, तो वही है, तो ये भी हम नहीं करेंगे, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हम नहीं करेंगे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो यही है आंसर। अब आ गया हमारा 10, ये क्वेश्चन पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। इफ़ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, अगर आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ निकाल लेते हो, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपने पैसे निकाले हैं, अभी निकाले हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा। इमीडिएट निकाल लेंगे तो एकदम से ना तो आपने वो कहीं इन्वेस्ट किए हैं, या ना आपने वहीं कहीं स्पेंड किए हैं, ना आपने वो कहीं सेव करके रखे, मतलब अभी वो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो अनचेंज रह जाएगा, ठीक है, अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। एफडीआई का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो एक होता है एफपीआई, एक होता है एफडीआई। एफपीआई होता है 10% से कम शेयर्स में इन्वेस्ट करना, और ये है 10% से ज़्यादा, ठीक है। 10% से ज़्यादा मतलब वो ओनरशिप राइट्स भी उनको मिल जाते हैं। अगर उनको ओनरशिप राइट्स मिल जाते हैं, मतलब वो जो ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो ये जो कैपिटल लगाते हैं, ये जो है ये इंटरेस्ट के लिए,
इनको जो मेन मोटिव होता है वो होता है इंटरेस्ट। इनका जो मेन मोटिव होता है वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए होता है। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा शेयर्स वालों को तो पैसे तभी मिलेंगे, ठीक है। तो वही है एफडीआई। एफडीआई तो वही देख लेते हैं, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ये हो सकता है इट इज़ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, ये डेप्ट क्रिएटिंग, इसका हमें इंटरेस्ट देना, लेकिन इसका हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। इट इज़ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विसिंग नहीं, डेप्ट नहीं होता है इसमें। इट इज़ इन्वेस्टमेंट मेड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नहीं देखो एफआईआई नहीं है ये, एफआईआई एफपीआई सेम ही होते हैं इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नहीं ये एफपीआई के बारे में बोले, सॉरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। एफपीआई, ये एफपीआई या एफआईआई सेम ही होते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा, पी नोट्स जो जारी करते हैं ये होते हैं एफआईआई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको जैसे कि सर्वे जो भी हुआ है या फिर हर 10 ईयर्स का आपको जैसे कि ध्यान रखना होगा, बहुत सारे सर्वेज निकलते हैं, तो उस सर्वे के बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या क्या हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं कि वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004-05 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल। देखो वर्कर प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज हुई थी, मतलब टोटल इंडिया के ही प्रोडक्टिविटी जो है लिबरलाइजेशन के बाद इंक्रीज हुई है, सॉरी टोटल ही इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है, टोटल ही इंक्रीज हुई है। तो द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टीडली इंक्रीज, देखो स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ है, और वो हमेशा जो अर्बन एरियाज़ हैं उनसे तो लोअर ही है, स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। लिबरलाइजेशन के बाद रूरल एरियाज़ में नॉन फार्म इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इंक्रीज हुई है। फोर्थ स्टेटमेंट है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, यस ये भी बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, लेकिन नॉन फार्म इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है लेकिन रेट डिक्रीज हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो 3। ये कुछ हैं जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए, इसको आप छोड़ भी सकते हो। वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो किसी भी, देखो कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है तो बैंक देखता है कि इसके पास क्या है, कि क्या ये जो फर्म है या फिर जो फर्म है ये क्या इस मनी को दोबारा रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्या ये इंटरेस्ट के साथ जो हमारा प्रिंसिपल है क्या उसको वापस दे पाएगी, क्या उसके पास क्या एसेट्स हैं, कहाँ से वो अर्न कर रही है, कैसा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या वो इंटरेस्ट को कवर करके हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा पाएगी, उसको बोलते हैं। तो वो पहले ही देख लेते हैं कि प्रेजेंट रिस्क क्या है, क्या ये आने वाले फ्यूचर में कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हाई होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर हाई होती है किसी भी फर्म की हाई होती है, इसका मतलब वो अपने इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को चुका देगी अच्छे से। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होती है तो वो नहीं चुका पाएगी, वो एनपीए बनने की कगार पे है। तो ये चीज़ होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। तो अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, देखना कितना आसान हो जाएगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, बिल्कुल सही, प्रेजेंट रिस्क पता चल जाता है। इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट द हायर ए बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज, जितनी ज़्यादा होगी द वर्स इज एबिलिटी टू सर्विस इज डेप्ट, नो अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतने अच्छे से वो लोन को चुका पाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाता है ए, बिल्कुल सही। अब आता है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है कि वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि जो फूड की जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा है देन इन होल प्राइस इंडेक्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको मैं बताऊं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो होता है, प्रोडक्ट्स का परसेंटेज शेयर होता है, उसके बाद प्राइमरी गुड्स का शेयर होता है, उसके बाद फ्यूल एंड पावर का होता है शेयर, ठीक है, फ्यूल एंड पावर का शेयर होता है। अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई में सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस का होता है, उसके बाद सर्विसेज का होता है, सेकंड सर्विसेज का होता है, और जो थर्ड होता है वो हाउसिंग का होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो फूड का सीपीआई में ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है कि इसका फूड में ज़्यादा होता है। सेकंड स्टेटमेंट है
WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विद CPI डज। देखो अभी मैंने बताया कि ये सर्विसेज का है, CPI में तो है ही, CPI करता है कैप्चर सर्विसेज को, लेकिन WPI नहीं करता है। याद रखना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि WPI नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट है RBI हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। नहीं, WPI को नहीं चूज़ किया, CPI को चूज़ किया है। इसको चूज़ किया, CPI को चूज़ किया। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड अगर रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि CPI WPI। अब हमारा सेकंड आ जाता है इकोनॉमिक मेजरमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? एसेट क्रिएशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? एसेट क्रिएशन। ऐसे एसेट्स जो हमें बाद में जाके हमारे इनकम को इंक्रीज करें, ठीक है, हमारी GDP को इंक्रीज करें, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएं। ठीक है, अब हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, अगर हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, अगर हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड होगी, तो इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब ये स्किल्ड होगी तो जितनी ज़्यादा स्किल्ड होगी उतनी ज़्यादा इनकम कमाएगी फ्यूचर में, उतनी ज़्यादा हमारी GDP इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ है। देखो अगर एक बच्चा स्टार्टिंग में ही पढ़ता नहीं है और वो मान ले कुछ मोची का या किसी भी चीज़ का या मान ले पकौड़े तलने का ही काम शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो कितना कमाएगा? मतलब कितना कमाएगा वो? दिन में कितना कमाएगा? 300 400 1000 रुपये तक कमा लेगा। लेकिन अगर वही बंदा हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, अगर स्किल्ड होगा, अगर उसका MBBS में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो कितना कमा सकता है? तो उसकी इनकम वर्सेस जो वो कमा रहा है, वो पकौड़े बेच के जो वो कमा रहा है, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना ज़्यादा है, ये देखो। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना ज़्यादा है। तो वही चीज़ है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही है, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ये इंक्रीज करने को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिविजुअल देखो मोर कैपिटल कर देंगे, इससे कोई वो नहीं है। एक्युमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। अच्छा ऑप्शंस बताने, सॉरी। एक्युमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, टेंजिबल होती है कि जिसको हम टच कर लें। देखो नॉलेज को हम टच नहीं कर सकते, हेल्थ को हम टच नहीं कर सकते, स्किल को वो तो इनहेरेंट होती है ना, तो ये नहीं। एक्युमुलेशन इंटेंजिबल वेल्थ को हमें ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो 2 भी है 4 भी है, जिसमें भी 2 और 4 होगा वही है। तो यही है 2 और 4 इसी में है। तो इसका आंसर आ जाता है ये। आपको कंसेप्ट समझ में आना है कि आप कैसे करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को, आपको कंसेप्ट समझना है मेन। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP डू नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल GNP होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, डू नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीज GNP इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बताती है। कब नहीं बताती है? देखो एग्रीकल्चर आउटपुट से तो देखो इसका कोई लेना देना, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल, देखो ये इनका कोई मतलब नहीं है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी मतलब एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल GNP बढ़ रही है, और वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कब नहीं दिखाई देगी? जब हमारी कंट्री पोवर होती जाएगी, जब हमारी कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रीज़ में बढ़ता जाएगा, जब हमारी वेल्थ जो है कंसंट्रेशन होगा कुछ हैंड्स में, फ्यू हैंड्स में, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब होती जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाए पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अब आ जाए थर्ड पे, एज पर NSSO 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के फैक्ट्स पता ही होने चाहिए, जैसे कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके शायद 78% जो हाउस होल्ड्स हैं वो रूरल हैं। कि आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री ए लिटल ओवर 60% बिलोंग टू OBC। जैसे बोला कि 60% OBC से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है, 45% के अप्रोक्स है। OBC जो है 45% के आसपास एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स में। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है ना, तो सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। With reference to Indian economy, consider the following statements. Rate of growth of real GDP has steadily increased in last decade. देखो steadily increased कि मैं कई सारी स्टेटमेंट रोंग ही होती हैं, लेकिन देखो अगर हमारी ग्रोथ रेट, देखो ग्रोथ रेट है ना, वो स्टेडली इंक्रीज होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ग्रोथ रेट इंक्रीज होनी। लेकिन हाँ, रुपीज़ में स्टेडली इंक्रीज हो सकता है, 1 2 3 4 5 8 10
ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इनका रेट सेम है? इनका रेट ग्रोथ का सेम नहीं है, ठीक है। तो रेट स्टीडली इंक्रीज़ होना मुश्किल है, नंबर में स्टीडली इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है बी आंसर। कौन सा करेक्ट है? तो यही बोला है कि जीडीपी। और हमें ना लास्ट, जैसे कि अब ये हमारा 2021 है ना, तो 2011 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड का जो भी फिगर्स है ना, उनको याद रखना होगा, क्योंकि अब की बार यूपीएससी ये चीज़ पूछ सकती है कि इस डिकेड में कितना क्या इंक्रीज हुआ, क्या स्टीडली इंक्रीज हुआ, क्या स्टीडली डिक्रीज हुआ नहीं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई क्वेश्चंस में ऐसा आ चुका है, स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज। और जो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो स्टीडली इंक्रीज डिक्रीज वाली स्टेटमेंट सही कर रखी है ना, उन पर पक्का ध्यान देना, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इकोनॉमिक सर्वे भी कराऊँ तो आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्फ्लेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है विद आरबीआई, ठीक है। अभी जो है 4 ± 2 है, 2% है, ये हमें इतना इन्फ्लेशन रखना है इकोनॉमी में। तो भैया कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नो रोल इन कंट्रोलिंग? बिल्कुल है। डिक्रीज मनी सप्लाई, देखो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है मतलब लोगों के हाथ में पैसा इंक्रीज हो जाता है, लोगों के हाथ में पैसा इंक्रीज होता है मतलब ज़्यादा डिमांड करेंगे सामान की, ज़्यादा डिमांड करेंगे ज़्यादा ग्रोथ होगी, मतलब ऐसे होगा तो और ज़्यादा वो जो सामान है वो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, वो इन्फ्लेशन का वो सर्कल होता है। अगर हमें इसने बोला है कि डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स, अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ी हुई होती है, तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा, मनी सप्लाई को क्या होगा, कम करना होगा। तो वही है, ये बोल रखा है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिक्रीज करनी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये ऑपोजिट होगा, ये गलत है। आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल चलना है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस तो बस हलवे की तरह हो जाएंगे। आगे 6th क्वेश्चन, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कोज्ड बाई, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन हो सकता है, कैसे, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है, यस प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल, अगर आउटपुट डिक्रीज सॉरी अगर आउटपुट डिक्रीज हो जाए, देखो यही है, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए, देखो मैंने ऊपर वाले जो क्वेश्चन में बताया था, मनी बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई उस हिसाब से ना बढ़ पाए तो इन्फ्लेशन ही होगा ना। तो वही बात बता के एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट अगर उतना ना हो, ये कम हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है, तभी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाए तभी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो तीनों हैं। नेक्स्ट भी है क्या कोई? नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मैं तो चाहूँगी ना, आप जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो उसके बाद आप पहले जो क्वेश्चन पे स्टॉप लगाओ, पॉज करो वीडियो को और उसके बाद अपना आंसर लगाओ, उसके बाद देखो कि हमारा आंसर मैं क्या बता रही हूँ, तभी आपको इस सीरीज से सबसे ज़्यादा फायदा हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी, देखो शायद ये सारे ही इन्फ्लेशन करते मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, देखो जो हमने उधार लिया उस पैसे को तो वापस देना ही है, अगर हम उस पैसे को वापस देंगे तो थोड़ी ना हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं, कैसे बढ़ेगा? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, नहीं। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, नहीं। क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस, देखो नई मनी को प्रोड्यूस करना, ये बिल्कुल सही है बात है। अगर हम अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नई मनी को सर्कुलेशन में ला देंगे तो वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट देगी हमारी इकोनॉमी में, बिल्कुल सही बात है। जो लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा, लोग ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, सप्लाई उस तरीके से बढ़ नहीं पाएगी तो इन्फ्लेशन होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन, किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम में आता है हमारा कि हमारे देश के जो नेशनल्स हैं वो कितना कमा रहे हैं, वेदर दे आर लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड, वो इंडिया में रह रहे हैं या अब्रोड में रह रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वो कितना कमा रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। हमारे नेशनल्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीडीपी होता है हमारी बाउंड्री के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वेदर वो फॉरेन कंट्रीज़ कर रही हैं, वेदर वो इंडियन कंपनीज कर रहे हैं या फिर वो इंडियन हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। और ये नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब हमारे नेशनल्स, वेदर दे आर लिविंग अब्रोड, वेदर दे आर लिविंग इन इंडिया, हाउ मच दे आर प्रोड्यूसिंग, हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग, तो उसको बोलते हैं कितने सर्विसेज, कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन। ये बहुत ही समझने की बात है इस क्वेश्चन में कि इन्फ्लेशन किसको फ़ायदा पहुंचाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि आज के दिन ये बिस्किट है, बिस्किट का प्राइस आज के दिन है
5 रुपये और कल हो जाएगा ये 10 रुपये, ठीक है, कल हो जाएगा 10 रुपये, कल इन द सेंस कल ही मानो, ठीक है। और यह है बिस्किट का प्राइस, यह है ए पर्सन, यह है बी पर्सन। ए के पास पैसे हैं, इसने बी को पैसे दिए, ठीक है, बी ने पैसे ले लिए, कितने इंटरेस्ट पे लिए, अभी क्या था ये 5 का चल रहा था, इसने मान लिया 2% इंटरेस्ट पे दिए ये पैसे कि इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन चल रहा था वो 2% चल रहा था, तो इसने 2% इंटरेस्ट पे इसको पैसे दे दिए कि आपको जो कल जो पैसे लौटाने होंगे वो 102 लौटाने होंगे, बी को जो पैसे लौटाने हैं कल इसको वापस वो 102 लौटाने हैं, और इसने दिए इसको 100, ठीक है। अब इसको है ना 10 और 5 की बजाय है ना इसको आप 100 और 105 ही कर लो, ठीक है। कल जो है बिस्किट का प्राइस तो जो है पहले 100 था वो 105 हो गया, लेकिन मनी की जो वैल्यू है 105 हो गया, और जो आपने जो मनी है जो ली है, जैसे कि जो क्रेडिटर ने जो मनी लिया, डेप्टर ने जो मनी ली 100 रुपये ली, उसको 102 देने हैं। पहले तो जिस दिन उसने खरीदा उस दिन वो एक बिस्किट का पैकेट ये भी खरीद सकता था, ये भी खरीद सकता था और ये भी खरीद सकता था, दोनों खरीद सकते थे, ठीक है, 100 रुपये में पैकेट खरीद सकते थे। उसने सोचा कि क्या पता 2% इन्फ्लेशन बढ़े, मैं ब्याज दे देता हूँ, तो 102 रुपये वो वापस देगा, तो क्या अगले दिन क्या जो ए है क्या वो 105 रुपये का बिस्किट खरीद पाएगा? तो फ़ायदा किसको हुआ? बी को फ़ायदा हुआ कि उसको कल के हिसाब से कम पैसे लौटाने पड़े। तो ये बोलता है इन्फ्लेशन बेनिफिट डेप्टर्स, जो उधार लेते हैं उनको इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है, बिल्कुल सही बात है, उनको जो इन्फ्लेशन है वो बेनिफिट करता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, देखो इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड प्राइस के, याद रखना। इसमें क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना या फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ना, तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाते हैं, और जो बॉन्ड प्राइस कम होना मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाना, तो बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट थोड़ी ना करेगा, नुकसान करेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो फर्स्ट आ जाता है। ये जो कंसेप्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं कुछ, तो आप इनको ध्यान रखिए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ए। अब आ जाता है 10th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन्स अराइज। कैपिटल गेन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना। मान ले एक घड़ी है, घड़ी एकदम से मतलब रातों रात उसकी वैल्यू बढ़ गई, और एक ही घड़ी का प्राइस मान ले आज 100 था तो एकदम से 2 लाख हो गया, तो उससे अगर वो बेचेगा ना 2 लाख में, तो गवर्नमेंट भी, जैसे कैपिटल गेंस टैक्स भी होता है जो गवर्नमेंट कमाती है, अगर ये 2 लाख का बेचता है तो इसमें से कुछ % गवर्नमेंट लेती है कैपिटल गेंस के उससे, इसको प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वही है, तो क्या होता है कैपिटल गेंस के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है जो हमें बतानी है। अब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट, सेल्स इंक्रीज नहीं होनी, वैल्यू इंक्रीज होनी उस चीज़ की। एंड देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओनली, यस वैल्यू में इंक्रीज होना। व्हेन यू परचेज ए पेंटिंग एंड देयर इज ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी, बिल्कुल सही बात, ये इसका आंसर आ जाएगा। उस चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज होना उसको बोलते हैं कैपिटल गेंस। अब आता हमारा 11th क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रिसेंट पास्ट। इंडिया में परसिस्टेंट और हाई फूड इन्फ्लेशन है रिसेंट पार्ट में, विच कुड बी द रीजन। रीजन क्या हो सकता है, तो हम देख लेते हैं रीजन क्या हो सकता है। ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन स्टीडली डिक्रीज इन लास्ट 5 years बाई 30%। बिल्कुल स्टीडली वाले स्टेटमेंट्स बहुत कम सही होते हैं, बट ध्यान से, लेकिन इसमें ये गलत है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज एंड द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। देखो फूड सप्लाई चेन में स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट आए हुए हैं, ठीक है, सप्लाई कम हो गई है, ड्राउट आ रहे हैं, फ्लड आ रही हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तब के बारे में ये मैं बता रही हूँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होगी ना तो आपका पहले ही आंसर सही हो जाता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट रोक करना स्टीडली डिक्रीज वाली, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। देखो बेस इफेक्ट, व्हाट इज द बेस इफेक्ट? देखो बेस इफेक्ट होता है कि आज क्या है, जून चल रहा है, आज जून में बिस्किट का प्राइस 5 रुपये है, तो पिछले साल जून में ही बिस्किट का प्राइस कितना था उसको बोलते हैं बेस प्राइस। जैसे कि मैं अगर देखूं कि आज उसका प्राइस पिछले साल उसका प्राइस 5 रुपये था, आज उसका प्राइस 10 रुपये हो गया है, तो कितने % इंक्रीज़ हुआ है? तो 5 चेंज हुआ है, 5 किससे चेंज हुआ? 5 से इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो गया? 100% इंक्रीज़ हो गया प्राइस में, रेट में, ठीक है। बेस इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है? देखो जैसे अगर ये जो है अगर 5 का ना होता ये 8 रुपीज़ का होता, ठीक है, अब ये हो गया होता 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो बेस कैसे इफेक्ट करता है? देखो चेंज कितना हुआ, 2 का बाई कितना था 8 इंटू 100, ठीक है, 2 4 4 टू 5 25%। बेस से कितना फर्क आया इसमें? 20 बेस पे डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ कितनी, इसमें 100% दिखा रहा है, इसमें 25% दिखा रहा है, क्योंकि इसका बेस ज़्यादा था, इसका बेस कम है। तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स में हमारा जो प्रीवियस
ईयर के मंथ का हमारे प्राइसेस पे इफेक्ट होना, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। सॉरी उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइसेस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर। द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट का स्टेडीली इंक्रीज होना बहुत ही मुश्किल है, तो ये स्टेटमेंट भी ऐसे ही सही हो जाती है। मतलब इसका में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में ऊपर नीचे होती रहती है। रेट इंक्रीज़ बेसिक हो सकता है, नंबर में इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन रेट में इंक्रीज़ बहुत ही कम होता है, स्टेडीली इंक्रीज़, सॉरी, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कपल्ड है? इन्फ्लेशन से। अगर कोई इकोनॉमी पढ़ता है तो उसको ये क्वेश्चन तो मतलब हलवा ही है। अब आता है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन किस में बताया गया है? देखो, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जिसमें भी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस लिख रखे हैं। सडन फॉल इन वैल्यू नहीं, परसिस्टेंट रिसेशन नहीं, परसेंट फॉल इन जर्नल प्राइसेस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल में गुड्स और सर्विसेज के में होना, उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। और इन्फ्लेशन भी ऐसा होता है, जनरल लेवल प्राइसेस में इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब आता है हमारा 16 क्वेश्चन। इन द कंसेप्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। देखो ये रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन। देखो स्लो, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हो रखा है। मेल्ट डाउन होता है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, ये बिल्कुल सही है। रिसेशन जो होता है वो होता है फॉल इन जीडीपी, और जो स्लो डाउन होता है वो होता है फॉल इन ग्रोथ रेट। तो ये दोनों गलत हैं, ये सही है, तो इसका आंसर आ जाता है ए। आपको ध्यान रखना होगा कि रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है और मेल्ट डाउन क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा बताने इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिसेशन से निकालने के लिए क्या क्या फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में ला सकती है, तो हमें बताना। देखो रिसेशन है, ठीक है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मंदी चल रही है, पैसे नहीं है हाथ में, ठीक है। कटिंग दी टैक्स रेट, टैक्स को कम करना। अगर टैक्स को कम करेंगे लोगों के हाथ में मनी बढ़ जाएगी। अगर मनी बढ़ जाएगी तो वो कुछ सामान की डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन होगा, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सही चल रहा है, ये बिल्कुल होगा, फर्स्ट तो होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो वही बात है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग सामान की डिमांड करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिल्कुल सही है। एबोलिशिंग दी सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ को हटा देना। अगर सब्सिडीज़ को हटा देंगे तो प्राइसेस लेवल ज़्यादा हो जाएंगे सामान के, और प्राइसेस लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो लोगों की जो डिमांड पावर जो है वो कम हो जाएगी, लोग कम डिमांड करेंगे। अगर जितना एलपीजी सिलेंडर ज़्यादा होता एलपीजी का प्राइस जितना ज़्यादा होता जा रहा है, लोग अदर मेथड्स की, अदर जो मेथड्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कि चूल्हा हो गया, ये सब हो गया, क्योंकि ये सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड कम करेगा, तो ये चीज़ नहीं होगी, 3 नहीं होगा, 1 and 2 होगा। तो अगर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में इकोनॉमिक रिसेशन को करने के लिए ये सब दे सकती है गवर्नमेंट। इसके बाद आता है 18 क्वेश्चन। द होल सेल प्राइस इंडेक्स इज इंडियाज इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली। देखो अभी के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मंथली बेसिस पे ही है होल सेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन बिफोर 2009 की मैं बात करूँ तो ये वीकली बेसिस पे था। अब मतलब आफ्टर जो है ये मंथली बेसिस पे हो गया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स द WPI गिव लेस वेट टू फूड आइटम्स। एज कंपेयर टू, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में जो WPI है वो फूड को कम वेटेज देता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये चीज़, बिल्कुल सही है। CPI में ज़्यादा है। CPI में क्या क्या था? CPI में क्या क्या था? सबसे ज़्यादा जो थे फूड एंड बीवरेजेस थे, उसके बाद सर्विसेज थी, उसके बाद हाउसिंग था। WPI में सबसे ज़्यादा क्या था बताओ? WPI में सबसे ज़्यादा क्या था? WPI में थे मैन्युफैक्चर गुड, देन प्राइमरी गुड्स, एंड देन क्या था, एक और चीज़ थी, फ्यूल एंड पावर। आपको पता ही होगा WPI का बेस ईयर 2011 है, और CPI रूरल अर्बन ये वो इसका जो है 2012 है। इसको जो CPI को जो निकालता है वो NSO निकालता है, WPI को जो निकालता है, कौन निकालता है? WPI को, जो भी है पीछे जाके देख लेना, नेक्स्ट पीछे वाले लेक्चर में मैंने कराया है। जो WPI को निकालता है वो इकोनॉमिक एडवाइजर तो DPIT कॉमर्स मिनिस्ट्री निकालती है। कौन निकालती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है C। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द GDP हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन, देखो मैंने पहले बताया था कि डिकेड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 2011 का शायद क्वेश्चन है, 11 या 12 का क्वेश्चन है। तो इसने पूछा कि लास्ट 10 ईयर्स में GDP हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो इसमें तो आपको 10 ईयर्स के थोड़े से याद होने चाहिए। देखो उस टाइम पे क्या था, 2000 से लेकर 2001 के बीच में हमारी 2001 में हमारी 19 लाख थी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो 19 GDP 19 लाख थी। 2011 में 10 में हमारी जो हो गई वो होगी 58 लाख।
अप्रोक्स 3 टाइम्स। तो इसने क्या बोला 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स हमारी इकोनॉमी बढ़ी लास्ट डिकेड में, 3 टाइम्स, याद रखना। द परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन जीडीपी हैज डिक्लाइन लास्ट टाइम। देखो जब इसमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, प्राइवेट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर की जो जीडीपी थी वो कम ही हुई थी। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आ जाता है बी। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस डिकेड्स के क्वेश्चन, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के क्वेश्चंस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के क्वेश्चन, बेस इफेक्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो, एफडीआई, एफपीआई, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, वेंचर कैपिटल, माइक्रो फाइनेंस, कितने सारे क्वेश्चंस हमने अब तक कर लिए हैं। इससे आपको पता चलता है कि यूपीएससी जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रही है, आपको कंसेप्ट ज़्यादा आने चाहिए। तो जैसा कि अगर आपको, जैसे कि आपने देखा हमने कितने सारे कंसेप्ट आज के में कर लिए, आपको थोड़ा सा भी इनरिचमेंट लगा हो आज के लेक्चर में, तो हमारे चैनल, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और हम इसके बाद एक और लेक्चर करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वो होंगे मेनली स्कीम्स से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें स्कीम्स से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम 300 क्वेश्चन वेरियस टेस्ट सीरीज से करने जा रहे हैं, वेरियस टेस्ट सीरीज से 300 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर बहुत सारी टेस्ट सीरीज से हम वो क्वेश्चन उठाएंगे, तो प्लीज़ अगर आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर्स के बाद, अगर टेस्ट सीरीज भी करनी है, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम देख ही लेते। तो अगर आपको देखने हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन उठा रहे हैं और हम 300 क्वेश्चन अप्रोक्स करवाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। सो बाय, थैंक यू वेरी मच।